नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है। मैं रुतिका आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ शेखर एक जूनी भाग एक अज्ञे जी की उपन्यास है। आज हम चलिए देखते हैं शेखर एक जूनी की समीक्षा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अज्ञे शेखर एक जीवनी भाग एक पहला भाग उत्थान। शेखर एक जीवनी उपन्यास सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित है। यह उपन्यास 2 भागों में विभक्त है। शेखर एक जीवनी पहला भाग उत्थान और शेखर एक जीवनी दूसरा भाग संघर्ष। इनमें से पहला भाग ही पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। शेखर एक जीवनी जो 2 भागों में है, इसका पहला भाग ही हमारे सिलेबस में लगा हुआ है नेट जेआरएफ के, तो उसी को हमको पढ़ना है। अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर नामक ऐतिहासिक स्थान पर हुआ था। क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण 1930 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक विभिन्न जेलों में रहे। इन्होंने सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान, साप्ताहिक, नवभारत टाइम्स, वाक और एवरी मैंस जैसे प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। 1980 ईस्वी में वत्सल निधि की स्थापना की। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को अज्ञे का निधन हो गया। याद रखना है कि अज्ञे जी ने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया, पूछा जा सकता है। शेखर एक जीवनी का पहला भाग 1940 ईस्वी और दूसरा भाग 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अज्ञे शेखर एक जीवनी को अपने युग और समाज का प्रतिबिंब मानते हैं। वे मानते हैं कि इसमें मेरा समाज और मेरा युग बोलता है। वह मेरे और शेखर के युग का प्रतीक है। अज्ञे के अनुसार शेखर एक जीवनी घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। कुछ आलोचक इसे अज्ञे की आत्मकथात्मक कृति मानते हैं, लेकिन अज्ञे का कहना है कि यह आत्मजीवनी नहीं है। उपन्यास की भूमिका में अज्ञे कहते हैं कि वहाँ यह आशा करना व्यर्थ है कि शेखर जो केवल एक जीवनी ही नहीं, एक व्यक्ति की अपने मुँह कही हुई जीवनी है, उसके लेखन की जीवनी नहीं मान ली जाएगी। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति अभिन्नतम निजी दस्तावेज है, यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब है। शिशु मानस के चित्रण की सच्चाई के लिए मैंने शेखर के आरंभ के खंडों में घटना स्थल अपने ही जीवन से चुने हैं। अज्ञे जी ने उपन्यास का जो घटना स्थल है अपने जीवन से चुना है, इसलिए कुछ आलोचकों को ऐसा लगता है जैसे ये अज्ञे की जीवनी है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार शेखर एक जीवनी एक सशक्त और प्रौढ़ रचना है। कदाचित ही किसी उपन्यासकार ने अपनी प्रथम कृति में उस कलात्मक प्रौढ़ता का निदर्शन किया होगा जो अज्ञे कर सके हैं। यह कृति फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। शेखर एक क्रांतिकारी विद्रोही है, उसे फांसी की सजा हुई है। वह अपने जीवन की अंतिम रात में अपने समूचे अतीत को एक बार पुनः जी लेना चाहता है। शेखर एक अहमवादी व्यक्ति है। वह हर सामाजिक बंधन के प्रति विद्रोह करता है। उसका अहम हर पुरुष को आदर की अपेक्षा करता है और हर स्त्री से समर्थन की। आगे देखते हैं उपन्यास के पात्रों के बारे में। प्रमुख पात्र हैं शशि, शेखर की चचेरी बहन है। शारदा शेखर की प्रेमिका है। सरस्वती शेखर की बड़ी बहन है। फूला शेखर की बाल्यकाल की मित्र है। विद्यापति शशि की माँ है।
ईश्वर दत्त, प्रभु दत्त शेखर के बड़े भाई हैं। जिन्निया घर की आया है। प्रतिभा शेखर के बचपन की मित्र है। मिसरलाल प्रतिभा के पिता। हरिदत्त शेखर के पिता। गणेशी हरिदत्त जी के कार्यालय का कुली। गणेशी कौन है? हरिदत्त जी के कार्यालय का कुली। रविदत्त, चंदू, कमला शेखर के छोटे भाई बहन। अत्रि शेखर के घर की नौकरानी। देवनाथ शशि के पिता। कुमार ब्राह्मण हॉस्टल का स्वार्थी मित्र। सदाशिव राघवन देवदास अछूत जाति के हॉस्टल के मित्र। अब यहाँ पर हम कथानक और मूल संवेदना देखते हैं। इसी से आप लोगों को पता चल जाएगा कि उपन्यास किस तरह से लिखा गया है और उसमें कितने भाग हैं। सूक्ष्म रूप से थोड़े से समीक्षा में आपको ये पता चल जाएगा। कथानक है शेखर एक जीवनी का पहला भाग उत्थान। पहला भाग क्या है? उत्थान 4 खंडों में विभक्त है। प्रवेश शीर्षक के पश्चात प्रथम खंड उषा और ईश्वर। प्रथम खंड क्या है? उषा और ईश्वर। ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है। द्वितीय खंड बीज और अंकुर। तृतीय खंड प्रकृति और पुरुष तथा चतुर्थ खंड पुरुष और परिस्थिति है। प्रवेश वाले भाग में शेखर जेल में कैद अपनी विचार श्रृंखलाओं में उलझा हुआ है। उसे फांसी होने वाली है। वह एक एक करके अपने जीवन की विगत घटनाओं के बारे में सोचता है और भीतर ही भीतर उद्वेलित होता है। फांसी की सज़ा के प्रति वह सोचता है कि फांसी दूसरों को शिक्षा देने के लिए, पर कैसी शिक्षा है कि जीवन के प्रति आदर भाव सिखाने के लिए उसी की घोर हृदयहीन उपेक्षा का प्रदर्शन किया जाए। सबसे पहले वह अपनी चचेरी बहन शशि को याद करता है। वह उसे अपनी प्रेरणा शक्ति मानकर देवी समझता था। शशि के गायन को सुनकर शेखर को लगता है कि क्या था जो मुझ में जागता था उस गान को सुनकर। प्रेम या व्यथा या युत्सा या तीनों। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि शशि के गाने को सुनकर शेखर के मन में क्या जगता था, किस तरह का मन में उसका भाव पैदा होता था। तो क्या है? प्रेम, व्यथा या युत्सा। शेखर शशि के प्रति अपने सम्मोहन को स्वीकार करता है। आगे एक बजरे हाउस बोट का वर्णन है जो श्रीनगर छोड़कर जा रहा है। उसमें शेखर अपने परिवार के साथ है। उसे अपनी बहन सरस्वती, शारदा, इसका अन्य नाम प्रिया भी है, शीला विद्यार्थी है की स्मृतियाँ आती है। शेखर को लगता है कि उसका जीवन एक अभिशाप है जिसे वह मुक्त नहीं हो सकता। उपन्यास के प्रथम खंड उषा और ईश्वर में शेखर के जन्म और प्रारंभिक बाल्यकाल का वर्णन है। बौद्ध विहार के खंडहर में शेखर का जन्म होता है। पिता सोचते हैं कि इसका नाम बुद्धदेव रखना चाहिए। माँ कहती है मैं इसे टाओ कहूँगी। याद रखिए कि शेखर का जन्म कहाँ होता है? बौद्ध विहार के खंडहर में। शेखर को विगत जीवन की स्मृतियाँ आती रहती है। शेखर को लगता है कि अहंता, भय और सेक्स, ये तीनों प्रेरणाएं प्रत्येक मानव के जीवन का अनुशासन करती हैं। शेखर 3 वर्ष की आयु में ही अत्यंत गंभीर रहने लगता है। वह हर कार्य के प्रति स्वयं को उत्तरदायी समझने लगता है। अनेक कार्यों के प्रयत्न में उसे लगता है कि वह चिड़चिड़ा होता जा रहा है। शेखर को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा जाता है, लेकिन अपने शरारती स्वभाव के कारण वह वहाँ टिक नहीं पाता। ऐसे में बड़ी बहन सरस्वती उसे घर पर ही पढ़ाती है। शेखर बहुत सोचता है, बहुत अधिक प्रश्न करता है। परिणाम स्वरूप घर वाले उसके ऐसे स्वभाव से परेशान रहते हैं। शेखर को फूला के साथ खेलने से इसलिए मना किया जाता है क्योंकि वह छोटी जाति की लड़की है। ऐसे ही घर में रसोइया रखना, गोमती की बाढ़, पुस्तक लिखने की जिज्ञासा आदि प्रसंग हैं जो शेखर की
विचार श्रृंखला को निर्मित करते हैं। वह हर जगह शांति की तलाश में रहता है जो उसे कहीं भी प्राप्त नहीं होती है। शशि से उसका बचपन में ही संक्षिप्त परिचय हो जाता है। शेखर अपने आसपास घटने वाली हर बात की जानकारी चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि कोई भी उसे सच नहीं बताता है और वह अपने भीतर एक दुनिया का निर्माण करता रहता है। शेखर जानना चाहता है कि बच्चे क्यों आते हैं, लेकिन वह यह भी जानता है कि इस विषय में माता पिता बहन नौकर कोई उसे कुछ नहीं बताएगा। वह धीरे धीरे प्रकृति के नज़दीक होता जाता है। उसकी मैत्री प्रतिभा से होती है, लेकिन उपेक्षा पाकर वह उससे दूर हो जाता है। परिस्थितियों वश अपने मानस की निर्मिति में शेखर नास्तिक हो जाता है। वह मन ही मन पूछता है, ईश्वर क्या सचमुच तू है? द्वितीय खंड हो गया प्रथम खंड, अब है द्वितीय खंड। बीज और अंकुर में शेखर की उम्र के साथ साथ उसकी शरारतें भी बढ़ती जाती है। अब उसकी खोज मुक्ति है, जिसकी तलाश में वह गंगा नदी के किनारे पर भटकता रहता है। शेखर गांधी जी से प्रभावित होता है। असहयोग आंदोलन की लहर में बहकर वह घर के सारे विदेशी कपड़ों की होली जला देता है। इसके लिए उसे मार भी पड़ती है। वह अंग्रेजी भाषा से भी घृणा करने लग जाता है। शेखर को सारे रिश्ते नाते बंधन नजर आते हैं और वह उनसे छूटने के लिए छटपटाता रहता है। शेखर को पढ़ना अच्छा लगता है। किताबें उसकी साथी है और वह अंग्रेजी साहित्य पढ़ता है। अपने स्वभाव पर विजय पाने के लिए शेखर चोरी करता है, चुगलखोरी करने लगता है। वह लगातार अपने हृदय के विरोधाभासों से लड़ता रहता है और यह महसूस करता है कि जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण सहज नहीं है। यहाँ पर द्वितीय खंड समाप्त होता है। अब है तृतीय खंड, प्रकृति और पुरुष में शेखर की जिद और वितृष्णा बढ़ती जाती है। शेखर अपनी बहन सरस्वती से कुछ आश्रय पाता है, लेकिन उसकी शादी हो जाने से वह और अधिक खिन्न हो जाता है। भटकते रहना शेखर के स्वभाव में है। वह कई बार बिना बताए घर से निकल जाता है। प्रकृति का सामीप्य प्राप्त कर अपने चित्त को शांत करने का प्रयत्न करता है। टेनिसन, वर्ड्सवर्थ, शेली, क्रिस्टीना रोजेटी, स्कॉट जैसे सारे कवियों की कविताएं पढ़ डालता है। देखिए यहाँ पर किसकी किसकी कविताएं पढ़ता है शेखर? टेनिसन, वर्ड्सवर्थ, शेली, क्रिस्टीना रोजेटी और स्कॉट। शेखर के अंधकार में जीवन में बिजली की तरह चमकती हुई शारदा आती है। शारदा का सानिध्य पाकर शेखर कुछ आनंद महसूस करता है। वह शारदा से प्रेम करने लग जाता है। शारदा के मन में भी शेखर के प्रति विशेष अनुभूति है, लेकिन इसी बीच शेखर परीक्षा देने के लिए लाहौर चला जाता है। लाहौर में वह शशि के घर पर रुकता है। वहाँ उसे शशि का सम्मोहन प्रभावित करता है, लेकिन परीक्षा के बाद वह पुनः घर लौट आता है। शारदा तब तक वहाँ से जा चुकी होती है। शेखर शांति के संपर्क में आता है, जो बीमारी के कारण मरणासन्नावस्था में है। शांति को छूने पर उसे शारदा की स्मृति हो आती है और वह मन ही मन उद्वेलित हो उठता है। शांति की मृत्यु पर भी वह उसे देखने नहीं जाता। यहाँ पर तृतीय खंड समाप्त होता है। अब है चतुर्थ खंड, पुरुष और परिस्थिति में शेखर कॉलेज की पढ़ाई के लिए मद्रास आ जाता है। इस बड़े शहर में आकर वह अधिक अकेलापन महसूस करता है। बच्चे का जन्म कैसे होता है? एक पुस्तक में यह जान लेने के बाद शेखर को इस कर्म से और हर स्त्री से घृणा हो जाती है, लेकिन उसे यह भी लगता है कि संसार स्त्रियों के बिना नहीं चल सकता। हॉस्टल में रहते हुए कुमार उसका मित्र बनता है, लेकिन यह मित्रता स्वार्थवश होती है। शेखर के पैसे खत्म होते ही कुमार उससे दूर हो जाता है। अपने ब्राह्मण हॉस्टल के परिवेश से तंग आकर शेखर अछूत जाति के हॉस्टल में रहने चला जाता है। वहाँ शेखर सदाशिव, राघवन और देवदास की सहायता से जागरण अभियान चलाता है। उसके इस अभियान को एंटीगोनम क्लब नाम दे दिया जाता है।
शेखर अछूत बस्ती के बच्चों को मुफ्त रात्रि पाठशाला में पढ़ाने लगता है। वह सोचता है कि आजीवन अविवाहित रहकर इन्हीं लोगों की सेवा करेगा, लेकिन धीरे धीरे इस माहौल से भी उसका जी भर जाता है। इसका कारण उसका अस्थिर मन है जो उसे कहीं भी टिकने नहीं देता। शेखर का मित्र सदाशिव उसे पढ़ाई करने के लिए अपने सर त्रावणकोर त्रिवेंद्रम चलने के लिए कहता है। अपने सर मतलब अपने शहर, ये यहाँ पर सर लिखा हो गया है, ये शहर है। शेखर को याद आता है कि यह शारदा का जन्म स्थान है। वहाँ रहते एक दिन वह शारदा से मिल लेता है। वह पूर्व स्मृति से शारदा को कहता है कि कहो कि तुम मुझे प्यार करती हो। शारदा कहती है कि तुम्हें प्यार, मुझे खेद है कि मैंने तुमसे कभी बात भी की। शेखर पुनः मद्रास लौट आता है और अंत में मद्रास से भी विदा ले लेता है। और यहाँ पर उपन्यास शेखर एक जीवनी समाप्त होता है। तो आप लोग ध्यान से इसे सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, पात्रों को देख लीजिए, मेन पॉइंट इसमें दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों। और बाकी क्लास चल रही है हमारे चैनल पे, साहित्य के पंचरत्न पे प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। तो आप समय से जुड़िए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। धन्यवाद दोस्तों। चलिए मैं आपको मिलती हूँ मंच की अगली कड़ी में।